प्रिय विद्यार्थी, आज के इस क्लास में हम लोग अस्टिलागो पर विचार किया जाएगा। इसमें आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले यह बात हो ले कि इसका सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है। तो यह किंगडम माइकोटा के अंदर है, सब किंगडम यू माइकोटिना, क्लास बैसिडियोमाइसिट्स, ऑर्डर अस्टिलैजिनेल्स, फैमिली अस्टिलैजिनेसी, जीनस स्टिलागो। और जब स्पेसीज की बात है तो अनेक स्पेसीज होते हैं। अस्टिलागो नूडा और अस्टिलागो नूडा का वेराइटी ट्रिट्टी साई। तो अस्टिलागो नूडा जेनेरा अस्टिलागो नूडा स्पेसीज वेराइटी ट्रिट्टी साई, जो कि लूज स्मट ऑफ व्हीट डिजीज कॉज करता है गेहूं में। तो यही सबसे महत्वपूर्ण इसमें है और लार्ज स्केल पे यह रोग होता है, डैमेज भी होता है। तो यह स्मट डिजीज कॉज करने के लिए अस्टिलागो जाना जाता है। इसमें ऑन दी होल आप देखेंगे कि दो प्रकार के स्पोर होते हैं। यह बात बताना बहुत आवश्यक है, इसलिए कि एक प्रकार का जो स्पोर है उसके 4 नाम हैं और ये नाम जो हैं बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो इसलिए अस्टिलागो में इंटर करने पे पहले इसी का फ़र्क समझ लेना चाहिए। पहले तो इसे कहते हैं स्मट स्पोर। स्मट स्पोर आल्सो कॉल्ड क्लेमाइडोस्पोर और ब्रांड स्पोर और टेल्यूटोस्पोर। तो इतने नाम से स्मट स्पोर जाना जा रहा है। एक तो स्मट स्पोर खुद, दूसरा क्लेमाइडोस्पोर, तीसरा ब्रांड स्पोर और चौथा टेल्यूटोस्पोर। इतने सब चारों का मतलब होता है स्मट स्पोर, एक ही स्पोर, और ये 4 नाम इस पर अप्लाई हो सकते हैं। और दूसरे प्रकार का जो स्पोर होता है वह है बैसिडियोस्पोर। अच्छा, इसमें जब माइसीलियम की बात आती है तो इसका माइसीलियम 2 प्रकार का होगा। एक तो आप कहेंगे कि प्राइमरी माइसीलियम है, जो कि मोनोकैरियोटिक होगा, सिंगल न्यूक्लियाई वाला, प्रत्येक सेल में एक न्यूक्लियाई होंगे, तो इसलिए वह मोनोकैरियोटिक हुआ। और वो विकसित किससे होता है? तो डेवलप्ड बाय जर्मिनेशन ऑफ बैसिडियोस्पोर। बैसिडियोस्पोर एक हैप्लॉइड स्पोर है और इसके जर्मिनेशन से निर्माण होता है प्राइमरी माइसीलियम का। दूसरा प्रकार है सेकेंडरी माइसीलियम। यह विकसित होता है डाइकैरियोटाइजेशन बाय वेराइटी ऑफ प्रोसेस। अनेक तरीका हैं डाइकैरियोटाइजेशन के। छोटा में हम लोग यह समझ सकते हैं कि जो प्राइमरी माइसीलियम है मोनोकैरियोटिक, वह शॉर्ट लिव्ड होता है, थोड़े समय के लिए वह ग्रो करता है और उसके बाद डाइकैरियोटाइजेशन की प्रोसेस चलती है, जिससे एक डाइकैरियोटिक सेल बनेगा और बार बार विभाजित होकर डाइकैरियोटिक हाइफा और डाइकैरियोटिक माइसीलियम का निर्माण कर देगा। अच्छा, डाइकैरियोटाइजेशन प्रोसेस का है। तो जब प्राइमरी माइसीलियम जो शॉर्ट लिव्ड है, उसके 2 सेल जब आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो न्यूक्लियाई ऑफ वन माइग्रेट इनटू अनदर और इस प्रकार से एक डाइकैरियोटिक सेल का निर्माण होता है। ये न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज नहीं करते हैं यहाँ पर। तो दोनों न्यूक्लियाई साथ साथ अपना एग्जिस्टेंट बनाए रखें। यहाँ प्लाज्मोगैमी की घटना होती है, वैसे आप समझिए कैरियोगैमी यहाँ नहीं होता है, दैट इज पोस्टपोन्ड। और इस प्रकार से 2 न्यूक्लियाई वाला एक सेल बनता है, डाइकैरियोटिक सेल, और इसी में फिर विभाजन होने से डाइकैरियोटिक हाइफा और फिर डाइकैरियोटिक माइसीलियम का निर्माण हो जाएगा।
अच्छा, इट हैज़ टू टाइप ऑफ इन्फेक्शन। अब देखिए, इन्फेक्शन इसमें दो प्रकार का बताया गया है। पहला तो कहा जा रहा है ब्लोजम इन्फेक्शन। जब वीट का प्लांट जब फ्लावरिंग कंडीशन में पहुंचता है, तो जब फ्लावरिंग कंडीशन में ये पहुंचेगा तो डायरेक्टली ओवेरी को पेनेट्रेट करके इन्फेक्शन होगा, और इसको ब्लोजम इन्फेक्शन कहते हैं। यह स्मट स्पोर सीजन के दौरान जब गेहूं का क्रॉप ग्रो कर रहा है और उसमें फ्लावरिंग लार्ज स्केल पे हुई है, तो स्मट स्पोर एक से निकल के जब दूसरे पर गिरेगा तो ओवेरी को पेनेट्रेट करते हुए यह इन्फेक्शन को कॉज करेगा। तो इसे ब्लोसम इन्फेक्शन कहते हैं, और यह डिजीज को थ्रू आउट द सीजन बढ़ाते रहता है। अच्छा, दूसरा है सीडलिंग इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है, आप जानते हैं, यह सिस्टेमिक डिजीज कॉज करता है। लूज स्मट ऑफ व्हीट इज ए सिस्टेमिक डिजीज। इसका मतलब कि पैथोजेन पूरे सिस्टम में फैल जाता है। विशेष तौर से जब सीड का निर्माण होता है तो सीड के अंदर एम्ब्रियो में माइसीलियम डॉर्मेंट स्टेज में मौजूद रहता है, और जब अगले साल उस क्रॉप को ग्रो करने चलते हैं, उसको सीड के तौर पे उस वैसे इन्फेक्टेड वीट के सीड को इस्तेमाल करते हैं, तो जब सीड जर्मिनेट करेगा उसी समय यह भी एक्टिवेट हो जाएगा। जो उसके अंदर डॉर्मेंट माइसीलियम है वह भी एक्टिवेट हो जाता है, एंड इट कीप्स पेस विद द ग्रोविंग सीडलिंग। तो इस प्रकार से यह सीडलिंग इन्फेक्शन का कारण बनता है। एक तो ये रास्ता है। अच्छा, सीडलिंग इन्फेक्शन का एक और तरीका है कि जो स्मट स्पोर कंटामिनेशन के तौर पे ऊपर में मौजूद हैं उसके सरफेस पे, तो वो भी जर्मिनेट करते हैं, और जब जर्म ट्यूब बाहर निकलता है तो फिर वो इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। तो ये सीडलिंग इन्फेक्शन हो गया। तो एक ब्लोजम इन्फेक्शन जो डिजीज को स्प्रेड करता है, और एक सीडलिंग इन्फेक्शन जो डिजीज को एक सीजन के दौरान आरंभ करता है, बिगिनिंग। इट इज एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली सीड बॉर्न। अच्छा, लूज स्मट ऑफ व्हीट के बारे में ये भी कहा जाता है कि यह एक्सटर्नली सीड बॉर्न है और इंटरनली भी है। तो अभी हम लोगों ने बात किया कि डॉर्मेंट माइसीलियम सीड के अंदर, इन्फेक्टेड सीड के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, और उससे इन्फेक्शन आरंभ होता है। तो उस केस में यह इंटरनली मौजूद है। जो आपका अस्टिलागो है, इसका माइसीलियम डॉर्मेंट स्टेज में सीड के अंदर इंटरनली मौजूद है, तो यह इंटरनली सीड बॉर्न हो गया। अच्छा, यह एक्सटर्नली सीड बॉर्न भी होता है। इट इज इंटरनली सीड बॉर्न एंड एक्सटर्नली सीड बॉर्न आल्सो। एक्सटर्नली सीड बॉर्न का क्या मतलब है कि ये जो स्मट स्पोर हैं, ये स्पोर गेहूं के दाने पे कंटामिनेशन के तौर पे सरफेस पे चिपक जाते हैं, और अगले साल जब इसे आप ग्रो करने चलेंगे तो जब अंदर जब सीड जर्मिनेट करेगा, हेल्दी सीड भी है अंदर से इन्फेक्टेड नहीं है, उस स्थिति में भी जो कंटामिनेशन ऊपर में स्मट स्पोर का है वो भी एक्टिवेट होकर वो जर्मिनेट करेगा फेवरेबल कंडीशन पाके मॉइस्चर का, और फिर वो इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो इसलिए इसको एक्सटर्नली सीड बॉर्न भी कहते हैं। तो जो डिजीज के दो स्रोत बन गए, एक इंटरनली सीड बॉर्न क्योंकि डॉर्मेंट एम्ब्रियो मौजूद था, डॉर्मेंट माइसीलियम मौजूद था सीड के अंदर, और दूसरा कंटामिनेशन के रूप में एक्सटर्नली जो स्मट स्पोर हैं। तो ये एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों सीड बॉर्न है। अच्छा, इट कॉजेज टू सिम्टम्स। लूज स्मट ऑफ व्हीट, अस्टिलागो नूडा ट्रिटिसाई इसका काजल ऑर्गेनिज्म, एंड कवर्ड स्मट ऑफ बार्ली, अस्टिलागो नूडा होर्डेई। लेकिन होस्ट देखिए डिफरेंट हैं। एक में बार्ली है कवर्ड स्मट के लिए, और लूज स्मट के लिए एक टिपिकल एग्जाम्पल यहाँ पर रखा गया है, लूज स्मट ऑफ व्हीट। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा
इसके सिम्टम को इस चित्र में देखने का प्रयास करें, थोड़ी वार्तालाप इस पर हो जाए। तो जैसा कि देख रहे हैं कि आप एक वेल डेवलप्ड इसका बाली है गेहूं का, और दूसरा जो है इन्फ्लोरेसेंस आप कह सकते हैं, और दूसरा जो है वह स्मटेड है। अच्छा, अब देखिए ग्रेन पूरा साफ हो गया है। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण तो बात ये है कि देखिए ये ग्रेन में ओवेरी को इन्फेक्ट करता है और ग्रेन इज रिप्लेस्ड बाय दी स्मट बाल। तो ऐसी स्थिति में ग्रेन के जगह पर क्या रहता है? स्मट बाल रहता है। अच्छा, लूज स्मट ऑफ व्हीट जब होता है तो ओवेरी का इपिडर्मल सेल जो है अंदर का सब सेल को डिस्ट्रॉय करके अपना माइसीलियम तो बनाता ही है, और साथ में उसके एपिडर्मिस को भी ये इन्वेड कर देता है, उसको भी नष्ट कर देता है, और पूरा का पूरा स्पोर में माइसीलियम बनता है, फिर पूरा का पूरा स्पोर में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके बाहर कोई कवरिंग नहीं रह गया, न तो ओवेरी के पार्ट का कोई कवरिंग और न वो अपने कोई स्पोरेंजिया लाइक वाल नहीं बनाता है। तो इसलिए सारे स्पोर वेरी लूजली दे आर एडहेयर टू ईच अदर, इसीलिए कहा जाता है लूज स्मट ऑफ व्हीट। तो यह क्या करेगा कि हल्का भी हवा का झोंका आएगा तो ये एयर करंट के साथ विंड डिसेमिनेटेड हो जाएगा, विंड के द्वारा डिस्पर्स कर जाएगा, और अंत में तो खाली उसका रैचिस बच जाता है, सारे ये काला काला आप देख रहे हैं ये हट जाता है। अच्छा, यहाँ एक बात और क्लियर कर दें कि स्मट का क्या मतलब होता है। ब्लैक सूटी मास इज कॉल्ड स्मट। स्मट का मतलब क्या होता है? ब्लैक सूटी मास। इसका तात्पर्य यह है कि ये जो काला काला आप देख रहे हैं ये सब स्मट स्पोर है, और स्मट का मतलब हुआ ब्लैक सूटी मास। तो ये मास ऑफ स्मट स्पोर, तो ये स्पोर हैं आपको यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा यह भी बता दें हम कि कवर्ड स्मट क्या होता है भाई। तो देखिए कवर्ड स्मट में भी ओवेरी को ही इन्फेक्ट किया जाएगा और ओवेरियन वाल को छोड़ दिया जाएगा। ओवेरी का जो वाल है उसको नहीं ये डिस्ट्रॉय करते हैं, पर अंदर के टिश्यू को ये डिस्ट्रॉय करके ये अपना माइसीलियम विकसित कर लेते हैं, और जब यह माइसीलियम बन जाता है तो फिर वह स्मट स्पोर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें क्या रहता है कि सीड नॉर्मल हेल्दी की तरह ही देखने में लगेगा, वो बने रहेगा, पर वो इन्फेक्टेड है, और यहाँ पर स्पोर स्मट स्पोर अलग नहीं हो पाते हैं, वो उसकी दीवार से सीड के अंदर घिरे रहते हैं, क्योंकि इसने ओवेरियन वाल को नहीं डिस्ट्रॉय किया था। तो इसमें एक आउटर कवरिंग होता है। अब जो सीड बना उसको यदि गौर से देखेंगे तो उसमें हल्का ब्लैकिश टाइप का एक झलक जैसा आपको खाली दिखेगा, कुछ ब्लैक वगैरह नहीं रहेगा। ये झलक ब्लैक रंग का टाइप का क्यों दिखता है? क्योंकि अंदर में ब्लैक स्मट स्पोर्स वहाँ पर मौजूद हैं। यह कवर्ड स्मट का आपको सिम्टम में बता रहा हूँ। परंतु वो ग्रेन जब उसको हल्का सा प्रेस करिएगा, हाथ में पकड़िएगा उसे, तो वो स्वतः टूट जाएगा और उसमें से वो स्मट स्पोर काले रंग के बाहर निकल आएंगे। तो यह बेसिक फ़र्क है लूज स्मट और कवर्ड स्मट पे। फिर एक बार याद रहे, बार्ली पे कवर्ड स्मट और अस्टिलागो नूडा होरेडाई के द्वारा और अस्टिलागो नूडा ट्यूटिसाई के द्वारा लूज स्मट ऑफ व्हीट ये होता है। अच्छा, इस डिजीज का प्रभाव बड़ा गंभीर होता है, क्योंकि देखिए यह उसके लीफ को, स्टेम को इत्यादि को नहीं इन्फेक्ट कर रहा है। ये वैसे होता है सिस्टेमिक, ये समझ लीजिएगा। यदि इंटरनल से वो सीडलिंग लेवल पे जब यह इन्फेक्ट करके आगे बढ़ता है तो इट कीप पेस विद दी ग्रोविंग सीडलिंग, उसके साथ बढ़ता हुआ अंत में जब फ्लावर बड बनेगा और वहाँ पर ओवेरी वगैरह, तो उस समय वो वहाँ पर जाके एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब ये डिजीज स्प्रेड कर रहा है, जो ब्लोजम
इन्फेक्शन में बताए हैं, तो वहाँ पर वो ओवेरी को डायरेक्ट इन्फेक्ट करता है। इतना सब यह कहने का सिर्फ यह तात्पर्य है कि देखिए ओवेरी को कर रहा है, सीड को ये डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए यह डैमेज गंभीर माना जाएगा। क्योंकि गेहूं को मैं सिर्फ चारा के लिए तो आप उगाते नहीं हैं, उससे ग्रेन मिलना चाहिए, और ये डायरेक्ट ग्रेन को ही हिट कर रहा है। तो हम लोग आइए कुछ और इसके महत्वपूर्ण पॉइंट देखें इसके लाइफ हिस्ट्री के। देखिए, इट इज इंटरनली सीड बॉर्न सिस्टेमिक डिजीज अस्टिलागो नूडा होरेडाई बार्ली पे काम करता है। अस्टिलागो नूडा ट्रिटिसाई यह व्हीट पे लूज स्मॉट डिजीज कॉज करता है। अच्छा, यह ध्यान रखिए कि अनलाइक सम बैसिडियोमाइसिट्स फंगल पैथोजेंस, अस्टिलागो स्पीसीज इन्फेक्ट ओनली वन होस्ट। अच्छा, अब देखिए कहने का तात्पर्य, अभी हम लोगों ने पक्सीनिया पढ़ा था तो कहा कि एक प्राइमरी होस्ट है, एक अल्टरनेट होस्ट है, और लाइफ साइकिल का कुछ भाग व्हीट पे और कुछ भाग बारबरी पे। नो, यहाँ पर अस्टिलागो का लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है, व्हीट पर ही पूरा कंप्लीट हो जाता है लाइफ साइकिल, किसी दूसरे होस्ट का जरूरत नहीं है, इसमें सिंगल होस्ट रहता है। अर्थात यह आर्टोसियस का एग्जाम्पल है स्मट डिजीज। लूज स्मट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सीड बॉर्न डिजीज ऑफ व्हीट. It can infect wheat throughout the world. Fortunately, yield losses 1%, but it goes up to 27% in severe cases. Causal organism is Astilago nuda triticai, Astilago genera, species इसका nuda और variety triticai. All cultivated wheat as well as rye, triticale and barley are cereal host of pathogen. Grass host are Aegilops, Agropyron and Hordeum. Oat loose smut is called Astilago avina. Astilago Astilago nuda triticai, loose smut of wheat का responsible organism overwinters as dormant mycelium in the embryo of the infected seed. यह मैं आरंभ में ही बताया था आपको। ये देखिए इसी का चित्र है, लूज स्मट ऑफ व्हीट का ये क्या स्थिति हो गई है, हेल्दी भी है और साइड में यहाँ पर एक स्मटेड भी है स्पाइक। अब यहाँ पर ओवेरी में इन्फेक्शन होता है, ये जर्मिनेट करते समय जर्म ट्यूब बना रहा है, ये आप देख रहे हैं, और यहाँ पर बैसिडियोस्पोर से बैसिडियोस्पोर बन रहा है। सबसे ऊपर में बाएं तरफ जो है ये देखिए, ये स्मट स्पोर है और यह जर्मिनेट कर रहा है। इसके बगल में मैं बताया कि स्मट स्पोर, क्लेमाइडोस्पोर, टेल्यूटोस्पोर सब वही चीज़ है। यह देखिए थिक वाल्ड है, ठीक है, और ये यहाँ पर इसकी न्यूक्लियाई डिप्लॉयड हो गई है, और ये यहाँ पर देखिए ये जर्मिनेट करके प्रोमाइसीलियम बना रहा है। अच्छा, प्रोमाइसीलियम इज सेगमेंटेड है, इसलिए इसको फ्रैगमोबैसिडियम भी कहा जाता है। प्रोमाइसीलियम इज आल्सो कॉल्ड, जो जर्म ट्यूब है वही प्रोमाइसीलियम है, उसी को बैसिडियम भी कहते हैं क्योंकि इस पर बैसिडियोस्पोर का निर्माण होता है। तो देखिए यहाँ पर बैसिडियोस्पोर का निर्माण हो रहा है, लेकिन उसके पहले ये बैसिडियोस्पोर के दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज कर गए हैं, तो ये कैरियोगैमी यहाँ पर हुआ है। जब डाइकैरियोटाइजेशन होता है तो प्लाज्मोगैमी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर डिफरेंट सेक्स आर्गन के द्वारा होता आपको नहीं नज़र आएगा। तो यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर रहता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। तो उसके ये तीनों प्रोसेस यहाँ पे होंगे।
तो प्लाज्मोगैमी डाइकैरियोटाइजेशन के समय हो जाता है। और दूसरी चीज है कैरियोगैमी। अब स्मर्ट स्पोर के अंदर जो दो न्यूक्लियाई हैं वो फ्यूज करके सिंगल न्यूक्लिएट बाद में हो जाते हैं, और तब फिर उसके बाद मियोसिस होता है। जब जर्मिनेट करेगा स्मर्ट स्पोर या क्लेमाइडोस्पोर या टेल्यूटोस्पोर, एक ही चीज़ का नाम है, जब यह जर्मिनेट करेगा उसके पहले इसके न्यूक्लियाई फ्यूज रहेंगे, डिप्लॉयड बनाते हैं, कैरियोगैमी होता है, और फिर उसके बाद यह जर्मिनेट करते समय मियोसिस के द्वारा विभाजित होगा, तो 4 हेप्लॉयड न्यूक्लियाई बनेंगे। और इन चारों हेप्लॉयड न्यूक्लियाई जो हैं इससे 4 बैसिडियोस्पोर बनेगा, जो कि 2+ नेचर का रहेगा और 2- नेचर का रहेगा। तो मेल फीमेल उस तरह से डिस्टिंक्ट नहीं है सेक्स ऑर्गन के रूप में, लेकिन फिजियोलॉजिकली ये 2 बैसिडियोस्पोर प्लस टाइप के रहेंगे और 2 टाइप के रहेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि बैसिडियोस्पोर से बने हुए जो प्राइमरी माइसीलिया हैं जो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, वो फ्यूज कब करेंगे? जब अदर स्ट्रेन वाले 2 माइसीलियम के से प्राइमरी माइसीलियम के सेल आपस में कांटेक्ट में आएंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, लेकिन वह प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। इन जगहों पे कैरियोगैमी इज पोस्टपोन्ड, कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है, टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ बोथ टाइप ऑफ न्यूक्लियाई। ये उसका कारण होता है। अच्छा, सीड कैरिंग द फंगस अपीयर्स नॉर्मल एंड इट्स एबिलिटी टू जर्मिनेट इज अनअफेक्टेड। Seed carrying the fungus appears normal and its ability to germinate is unaffected. Dormant mycelium अंदर इम्ब्रियो में है, सीड अपना नॉर्मल जैसा ही देखने में लगेगा और उसकी जर्मिनेशन की क्षमता नहीं नष्ट हुई रहती है। Mycelium of Astilago tritici is activated by seed germination. The fungus grows intracellularly to the growing point of the seedling. It continues to grow in this manner through the culm and into the developing spikelet and seed primordia. All developing spikelet tissue except the rachis is invaded. Rachis छोड़ के और सब invade हो जाते हैं। The mycelium then fragments into thick-walled brown टेल्यूटोस्पोर या ब्रांड स्पोर या स्मर्ट स्पोर या क्लेमाइडोस्पोर, चारों एक ही चीज़ का नाम है, तो उसमें ये बदलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सॉरस मास ऑफ स्मर्ट स्पोर अकर बिफोर द हेड इमर्जेज फ्रॉम द बूट। स्मर्टेड हेड इमर्ज सूनर देन हेल्दी हेड्स। हेल्दी हेड्स के पहले स्मर्टेड जो हेड हैं वो इमर्ज करते हैं। टेलियोस्पोर्स और स्मर्ट स्पोर्स आर हेल्ड टुगेदर by thin membrane of the host tissue which easily ruptures. Spores are wind blown or rain splashed to the flowers of healthy head. Teliospore germinate forming promycelium, basidium, which in turn produces the 4 uninucleate hypha. Compatible hypha fuses forming dikaryotic infection hypha. No basidiospore, primary sporidia or secondary sporidia are formed. The infection hypha penetrate the ovary wall or stigma and dormant mycelium is established in the embryo. The infection period is restricted to 1 week, beginning at flowering. Humid condition and moderate temperature favors disease development 60 to 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। अच्छा, थोड़ा सिम्टम को डिटेल में देखा जाए। इन्फेक्टेड हेड इमर्ज अर्लियर देन नॉर्मल हेड। द इंटायर इन्फ्लोरेसेंस इज कॉमनली अफेक्टेड एंड appears as a mass of olive black spores. Once the membrane ruptures, the head appears powdery. Smutted heads are shorter than healthy heads.
all or portion of the head of an infected plant may exhibit the symptom. While infected head are shorter, the rest of the plant is slightly taller than the healthy plant. थोड़ा सा डिजीज साइकिल पर ध्यान दें हम लोग पॉइंट वाइज. डिजीज साइकिल इज ऑफ लूज स्मट बिगिंस विथ टेल्यूटोस्पोर और स्मट स्पोर व्हेन इन्फेक्ट ओवेरी. There are multiple mating types, so infection occurs if two compatible mating type are present in the same flower. इसका मतलब जो बैसिडियोस्पोर जो है वो कैसे रहेंगे, जब प्राइमरी माइसिलियम बनाएंगे तो प्लस और माइनस टाइप के तभी. After landing in an open floret, the telutospore gives rise to basidiiospores. No alternate host, no basidiiospore germinate where they are. कोई अल्टरनेट होस्ट नहीं है. The hypha of two compatible basidiiospore then fuses establish a dikaryotic state. After germination inside the ovary, the fungal mycelia invade the developing embryo in seed. The fungus stays alive in seed until the next growing season when it is planted along with the seed. As the developing plant grows, fungus grows with it. Once it is time for flowers to form, teliospores are produced in place of the flowers and develop where the grain would be. Plants infected grow taller and flower earlier than their healthy counterpart. A teliospore in the smutted grain heads disperse to the open flower of the healthy plant and cycle continues. अब देखिए ये डायग्रामेटिकली दिखाने का प्रयास किया गया है चित्र के द्वारा. डाइकैरियोटिक माइसिलियम इस्टेब्लिश हो रहा है. ये देखिए माइसिलियम का इसका निर्माण है. यहाँ पे ये स्मट स्पोर का निर्माण हो रहा है और फिर ये आगे इन्फेक्ट करके प्राइमरी माइसिलियम का निर्माण करता है. तो आज हम लोग अवकाश का दिन है, मेरे लिए मेरा अवकाश है, तो आप लोग का ये टॉपिक आज हम लोग को पढ़ना था, तो आप लोगों ने सुना ध्यानपूर्वक, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. जो विद्यार्थी नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और जल्दी ही ये लिंक आपको उपलब्ध रहेगा आपके क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पे. तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर क्लास में. थैंक यू वेरी मच.